आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के पहले चैप्टर का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति है और फ्रांसीसी क्रांति का यह पार्ट चौथा है और इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति में अभी तक हमने जो 3 पार्ट पढ़े हैं, 3 पार्टों में हमने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया। हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से फ्रांस में घटनाएं घटित हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई, ऐसा कौन सा सम्राट था जिसके विरुद्ध फ्रांस की जनता हो गई और फ्रांस की जनता उसके विरुद्ध जाकर फ्रांस में राजतंत्र का अंत करने का संकल्प लिया। तो हमने इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इनके इस चैप्टर के पिछले पार्टों में चर्चा कर चुके हैं। हमने तीसरे पार्ट में चर्चा किया था कि किस तरह से जब फ्रांस में लुई 16वां जो कि फ्रांस का सम्राट था फ्रांस की क्रांति के समय, तो जब लुई 16वां ने नेशनल असेंबली को संविधान बनाने की मान्यता दे दी या संविधान बनाने के उनके मत को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद लुई 16वां की जो शक्ति थी वह कमजोर हो गई, उसकी ताकतें कम कर दी गई। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में ही बताया था कि जब किसी व्यक्ति का हो, संस्था का हो या सरकार का हो या कोई पार्टी हो, अगर उसकी ताकत कम होती है, उसकी शक्ति कम होती है, तो अपने ताकत और शक्ति को दोबारा पाने के लिए प्रयास करता है। तो उसी तरह से लुई 16वां ने भी प्रयास किया और लुई 16वां का जो प्रयास था वह बड़ा विचित्र ढंग से था। उसका जो प्रयास था वह बहुत ही विचित्र ढंग का था। कैसा प्रयास था? वह जनता के बीच न पहुंचकर अपने पड़ोसी राष्ट्र के जो शासक थे उनके साथ वह गुप्त वार्ता करता था। और गुप्त वार्ता किस लिए करता था? कि फ्रांस में किस तरह से दोबारा सत्ता पाई जाए, कि हमारी आप लोग मदद कीजिए, अपनी सेनाएं हमारे समर्थन में भेजिए, जिससे हम दोबारा फ्रांस में सत्ता स्थापित कर सके, दोबारा फ्रांस में राजतंत्र ला सके। तो लुई 16वां अपनी ताकत प्राप्त करने के लिए इस तरह के रणनीति का प्रयोग करता था, जो कि अगर सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। लुई 16वां को जनता के बीच पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसकी लड़ाई जनता से थी, उसकी लड़ाई जनता से थी और जनता भी उसके विरुद्ध क्यों गई? उसे अपने कुछ जो निर्णय थे उनको वापस लेने चाहिए थे, जिसके कारण इस प्रतिरोध को रोका जा सके। लेकिन लुई 16वां एक सम्राट था, तो उसकी सोच ही कुछ अलग तरीके की थी। उसके बाद हमने चर्चा किया, उसके बाद हमने बताया कि किस तरह से 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नेशनल असेंबली ने फ्रांस में राजतंत्र का अंत कर दिया। फ्रांस में राजतंत्र का अंत करने के बाद प्रजातंत्र की स्थापना कर दी, प्रजातंत्र की स्थापना कर दी। जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने सरकार बनाई, जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने सरकार बनाई। तो इस तरह से फ्रांस में प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हो चुका था, यानी कि फ्रांस जो था वह राजतंत्र के दलदल से निकलकर प्रजातंत्र की ओर उन्मुख हो चुका था। तो हम इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले से ही चर्चा करते आए हैं। हमने इनके पिछले पार्टों में भी इस चैप्टर के जो 3 पार्ट बनाए हैं, उस पार्ट में हम इस चैप्टर का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। तो आप लोग अगर उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग अगर उस पार्ट को नहीं देखे होंगे तो आप लोग यह पार्ट भी समझ नहीं पाएंगे।
तो इसलिए आप लोगों को वह पार्ट देखना चाहिए। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस में जो प्रजातांत्रिक सरकार थी उसके बीच ऐसी कौन सी घटना, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण जो फ्रांस की विधान परिषद थी उनके बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहीं और जिसके कारण फ्रांस में एक सैनिक तानाशाह का उदय हुआ, जिसे हम नेपोलियन कहते हैं कि किस तरह से फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ। हम आज इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस में क्रांति तो हुई, लेकिन जो क्रांति से अधिकार मिले, जो लाभ मिले, वह केवल पुरुष वर्ग को मिला। महिलाओं को उपेक्षित नजरों से देखा गया, महिलाओं को निष्क्रिय अवस्था में रखा गया। तो हम इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से महिलाओं को भी अधिकार मिले, किस तरह से महिलाओं को भी मताधिकार मिला और राजनीतिक पदवी का अधिकार मिला। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि फ्रांस में जैकोबिन क्लब के लोगों ने 21 सितंबर 1792 ईस्वी को अपनी सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार में एक मंत्री था, रोबेस्पियर। हमने उसके विषय में तीसरे पार्ट में चर्चा किया था कि वह इतना सख्त था कि उसके अपने ही लोग उसकी शासन व्यवस्था में त्राही त्राही करने लगे। जनता परेशान हो गई, आंदोलन करने के लिए विवश हो गए और जो कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग या उनसे संबंधित अन्य पार्टी के राजनीतिक पार्टियों के जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्हें रोबेस्पियर ने गिलोटिन से कटवा देता था। तो उसकी इसी सख्त नीति के कारण फ्रांस में पुनः से राजनीतिक अस्थिरता आ गई और जिसके कारण बाद में न्यायालय ने रोबेस्पियर को भी दोषी ठहराते हुए रोबेस्पियर को भी उसी तरह का दंड दिया गया और उसे जेल में डाला गया और फिर अगले ही दिन गिलोटिन से रोबेस्पियर का भी अंत कर दिया गया। तो इस तरह से रोबेस्पियर का अंत हुआ और रोबेस्पियर के साथ जैकोबिन क्लब का अंत हुआ। तो जब जैकोबिन क्लब का अंत हुआ तो उसके बाद कोई तो होगा जो सरकार बनाएगी। तो जैकोबिन क्लब के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके ने सरकार बनाई, लेकिन इस वर्ग ने भी एक गलती की कि जो संपत्तिहीन लोग थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया। उनको क्या किया कि मताधिकार से वंचित कर दिया। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहें पॉइंट के रूप में लिख लीजिए कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के लोग सरकार बनाए। ठीक है, इतना क्लियर है कि जब जैकोबिन सरकार का पतन हो गया, रोबेस्पियर के अंत के साथ ही जैकोबिन क्लब का जो सरकार थी या जैकोबिन सरकार जो थी वह उसका पतन हो गया। उसके पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के लोग सरकार बनाए और सरकार बनाने के बाद इस वर्ग के लोगों ने क्या गलती की? तो इस वर्ग के लोगों ने यह गलती की कि लिख लीजिए कि इस सरकार ने
संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। यहां से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वर्ग के सरकार ने संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया था, तो उसका उत्तर होगा मध्य वर्ग की संपन्न सरकार ने। तो इस सरकार ने संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। मताधिकार से वंचित कर दिया। यहां पर लिख लीजिए कि इस सरकार ने भी गलती की, वंचित कर दिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद इसने एक नया संविधान का निर्माण किया, एक नए संविधान का गठन किया। हाँ, और इसी संविधान में संपत्तिहीन तबके को मताधिकार जैसे अधिकार से वंचित कर दिया। वंचित करने के बाद इसने एक नया संविधान के तहत वंचित किया, और इस संविधान ने दो चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान किया था। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि किस सरकार ने फ्रांस में दो चुनी हुई विधान परिषदों के गठन का निर्णय लिया था, तो उसका उत्तर होगा मध्य वर्ग के संपन्न सरकार ने। मध्य वर्ग के संपन्न लोगों की सरकार ने, या मध्य वर्ग के संपन्न सरकार ने, कि किस सरकार ने फ्रांस में चुनी हुई दो विधान परिषदों का गठन किया था, या किस सरकार ने फ्रांस में चुनी हुई दो विधान परिषदों के गठन का निर्णय लिया था, तो उसका उत्तर होगा मध्य वर्ग के संपन्न सरकार ने। तो इसमें लिख लीजिए कि इस सरकार ने फ्रांस में दो चुनी हुई विधान परिषदों का गठन किया। विधान परिषद का गठन किया। ठीक है, तो इतना क्लियर है कि इस सरकार ने फ्रांस में दो चुनी हुई विधान परिषद का गठन किया। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है। इसके आगे भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देगा सर। तो इसके आगे हम अगले पार्ट में लिखेंगे। आप लोग इतना नोट कर लीजिए कि यहाँ एक बार और समझ लीजिए कि हुआ क्या था कि जैकोबिन सरकार जिसका पतन हुआ। पतन कैसे हुआ? हमने बताया कि रोबेस्पियर इसका एक मंत्री था। हाँ, उसकी सख्त नीतियों के कारण जनता त्राही करने लगी, जिसके कारण जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। और पतन होने के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के लोग सरकार बनाए। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद यह सरकार जो बनी, इसकी कौन सी विशेषताएं थी? तो इस सरकार ने सर्वप्रथम क्या किया कि जो संपत्तिहीन तबका था, जो संपत्तिहीन लोग थे, उनसे मताधिकार छीन लिया। इस सरकार ने संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया। एक किया पहला काम। दूसरा काम कि इस सरकार ने फ्रांस में दो चुनी हुई विधान परिषदों का गठन किया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने फ्रांस में दो चुनी हुई विधान परिषदों का गठन किया था, या किस सरकार ने फ्रांस में दो चुनी हुई विधान परिषदों के गठन का निर्णय किया था या निर्णय लिया था। तो उसका उत्तर होगा मध्य वर्ग के संपन्न सरकार ने। तो यहां तक क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि
चलिए, इस सरकार ने एक डायरेक्टरी का गठन किया था। डायरेक्टरी क्या है उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए, कि इस परिषद ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस परिषद ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हमने जैसा बताया कि राजनीतिक अस्थिरता जो थी वह फ्रांस में बनी रही, चाहे जैकोबिन क्लब की सरकार रही हो या मध्य वर्ग के संपन्न लोगों की सरकार रही हो। दोनों सरकारों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। उसके कारण था कि जब मध्य वर्ग के संपन्न तबके की जो सरकार है वह जब आई तो उसने क्या किया कि संपत्तिहीन जो लोग थे उनसे उनका मताधिकार छीन लिया। तो राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में बनी रही और यही कारण था कि क्लबों के बीच, विधान परिषदों में डायरेक्टरी के बीच आपसी झगड़े बने रहे। और इन्हीं आपसी झगड़ों का लाभ उठाते हुए फ्रांस का एक सैनिक जो कि तानाशाह के रूप में था, एक तानाशाह सैनिक नेपोलियन का उदय हुआ। कि जो सरकार थी और डायरेक्टरी कार्यपालिका के बीच आपसी झगड़े होते रहे और आपसी झगड़ों के कारण फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और जिसका लाभ उठाते हुए फ्रांस का एक तानाशाह सैनिक नेपोलियन के रूप में फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ। तो फ्रांस में नेपोलियन के उदय को आप कैसे समझते हैं? तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि फ्रांस में नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। तो उसका कारण था कि जो क्लब थे कि शासक और डायरेक्टरियों के बीच आपसी झगड़ा होता रहा और इन्हीं आपसी झगड़ों के कारण फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता आई, जिसके कारण नेपोलियन का उदय हुआ। तो अब यहां से प्रश्न बनता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, आप कक्षा 9 में हैं, तो यहां से उतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे जितने प्रश्न टीचर लिखाए रहते हैं या जितने प्रश्नों पर टीचर चर्चा करता है। तो चलिए अब हम यहां से देखते हैं कि आपका अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो लिखिए 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन तो लिखा है ना कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। हाँ, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ।
अब यहां से जो अगला प्रश्न है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो लिख लीजिए कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। कब बना? 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा था और जहां से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी? तो यह प्रश्न है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि नेपोलियन ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध युद्ध छेड़ा था और कहां से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए कि नेपोलियन ने सर्वप्रथम 1797 ईस्वी में इटली के विरुद्ध आक्रमण किया था। इटली के विरुद्ध युद्ध किया था, आक्रमण उचित नहीं होगा, युद्ध किया था और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। क्या हुई कि नेपोलियन ने सर्वप्रथम 1797 ईस्वी में इटली के विरुद्ध युद्ध किया था या इटली पर आक्रमण किया था और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। तो इतना क्लियर है, ठीक है, कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। नेपोलियन का उदय कब हुआ? तो नेपोलियन में मध्य वर्ग का जो संपन्न सरकार था उसका जब पतन हुआ तो नेपोलियन का उदय हुआ। 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने सर्वप्रथम इटली पर आक्रमण किया और यहीं से नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप यहां और एक प्रश्न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना तो उसके बाद फ्रांस में क्या परिवर्तन हुए? नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना तो उसके बाद फ्रांस में क्या परिवर्तन हुए, इसके विषय में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनने के बाद फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र की पुनः स्थापना कर दी या समाप्त कर राजतंत्र को लागू किया। जितने कम सेंटेंस रहे उतने ही
आसान रहते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर याद करने में। तो क्या किया कि फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र को लागू किया। यही सबसे बड़ा परिवर्तन किया कि नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट बनने के बाद उसने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। जिस फ्रांस के लोगों ने अभी 10 वर्ष पूर्व ही, 10 से 12 वर्ष पहले ही फ्रांस में जिस प्रजा के लोगों ने राजतंत्र के दलदल से निकलकर प्रजातंत्र के जैसे व्यवस्था में जीने की आदत डालने लगे थे, जहां फ्रांस के लोग, वहीं पर फिर से फ्रांस में राजतंत्र का उदय हो गया। और वह उदय किसके उदय से समझा जा सकता है? नेपोलियन के उदय से। तो फ्रांस में फिर से राजनीतिक अस्थिरता आ गई और इसके बाद फ्रांस में नेपोलियन का उदय हो गया। तो यहां तक क्लियर है कि नेपोलियन जो था वह फ्रांस का सम्राट बनने के बाद उस फ्रांस में क्या परिवर्तन आया? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनने के बाद फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र को लागू कर दिया। यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। उसके बाद इसने कुछ नियम और बनाए थे, जैसे नागरिक संहिता को बदलकर नेपोलियन संहिता कर दिया। सबको समान कानून के समक्ष सबको समान रखा। और किसानों को, जागीरदारों को कई शुल्कों से मुक्ति दिलाए। यातायात और संचार के नए साधन स्थापित किए। ऐसे बहुत सारे कुछ नियम भी लाए जो कि प्रजा के लिए हितकर था। वो प्रजा और सम्राट के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। निरंतर युद्धों के कारण नेपोलियन की शक्ति भी क्षीण हो गई और जिसके कारण नेपोलियन का अंत हो गया। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि नेपोलियन का अंत कब हुआ, किस युद्ध में हुआ और किनके विरुद्ध हुआ। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेपोलियन का अंत कैसे हुआ? भारतीय इतिहास भी बड़ा विचित्र है। भारतीय इतिहास बड़ा विचित्र है। भारतीय इतिहास की जो लेखन व्यवस्था है या जो भारतीय इतिहास के इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास की नींव डाली, वे भी बड़े विचित्र ढंग के तर्क दिए हैं कि नेपोलियन को विश्व का सबसे बड़ा सम्राट मान लिया है और भारत का यूं कहें तो 5वीं सदी ईस्वी में विश्व का सबसे बड़ा सम्राट समुद्रगुप्त को नेपोलियन से छोटा दिखाया है हमारे अपने ही इतिहासकारों। और जबकि समुद्रगुप्त के आगे नेपोलियन कहीं नहीं ठहरता। समुद्रगुप्त ने 35 से 40 वर्ष शासन किए थे और पूरे पृथ्वी पर सर्व राज्योच्छेता की उपाधि धारण करके, धरणी बंद की उपाधि धारण करके 35 से 40 वर्षों तक अखंड भारत पर राज्य किया था, जो कि मध्य एशिया तक फैला था। और नेपोलियन एक छोटे से ही 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था। उसी 39 राज्यों पर नेपोलियन का कब्जा था और उसकी शासन केवल 10 वर्ष थे। फिर भी नेपोलियन को समुद्रगुप्त से बड़ा दिखाया गया है। यह बड़ी विचित्र की बात है और हमारा तो विचार है कि इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेपोलियन का अंत कैसे हुआ। तो नेपोलियन का कद बढ़ता जा रहा था।
धीरे धीरे करके वह कई राज्यों को जीतता गया और वह 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया। वह 39 राज्यों का एक महासंघ बना लिया। तो नेपोलियन का अंत कब हुआ या किस युद्ध में? अगर आप यहां से प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन का अंत हो गया, या किस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कि नेपोलियन 1815 ईस्वी के वाटरलू हार गया। युद्ध हार गया। नेपोलियन 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध हार गया। नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? तो वाटरलू युद्ध में हुई थी। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। और किस युद्ध में हार के कारण नेपोलियन का पतन हुआ? तो वाटरलू युद्ध में हार के कारण या हार के बाद नेपोलियन का पतन हो गया। तो इतना क्लियर है। अब इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई, तो यहां पर लिख लीजिए कि वाटरलू युद्ध में नेपोलियन इस युद्ध में नेपोलियन मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे? ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया। कि इस युद्ध में नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से पराजित होने के पश्चात कैद कर लिया गया। कैद कर लिया गया और जहां पर 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है कि नेपोलियन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हार गया। यहां तक क्लियर है कि नेपोलियन की हार कहां पर या हार कहां से शुरू हुई थी? तो वाटरलू युद्ध। तो नेपोलियन वाटरलू युद्ध हार गया। और इस युद्ध में नेपोलियन के विरुद्ध कौन था? तो इस युद्ध में नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्र थे। नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्र थे और ये मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया थे। इन्हीं से पराजित होने के पश्चात इसे कैद कर लिया गया और जहां पर 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। तो नेपोलियन का अंत हो गया। नेपोलियन का अंत कब हुआ? 1821 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हमने अब तक जाना कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या बना। तो हम इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि फ्रांस में क्रांति तो हो गई, प्रजातांत्रिक सरकार का भी गठन हो गया, प्रजातंत्र भी आ गया, लेकिन एक तबका ऐसा था जो अब भी निराश था, जो अब भी अपने आप को उपेक्षित समझ रहा था, जो अब भी निष्क्रिय अवस्था में था। तो वह तबका था महिला वर्ग। चूंकि फ्रांस में पुरुषों का आधिपत्य था, सरकार बनी तो पुरुषों को ही अधिकार मिले, महिलाओं को निष्क्रिय रखा गया। संविधान बना, उसमें महिलाओं को
किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार के विषय में चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, तो जो महिलाएं थी वह खुद को निष्क्रिय समझ रही थी और महिलाओं ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए कई क्लबों की स्थापना की। उनमें से एक क्लब बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक क्लब बहुत ही मशहूर था, एक क्लब बहुत ही मशहूर था। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। कि वह क्लब कौन सा था? तो वह क्लब था द सोसाइटी ऑफ, वह क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब। महिलाओं का कौन सा क्लब बहुत मशहूर था फ्रांस की क्रांति के दौरान? तो उसका उत्तर होगा कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब। कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब यह महिलाओं का सबसे मशहूर क्लब था, सबसे मशहूर क्लब था। यह महिलाओं का सबसे मशहूर क्लब था और इस क्लब के माध्यम से महिलाओं ने कौन से अधिकार सरकार से मांगे? यह भी प्रश्न बनता है और पूछा भी जा सकता है कि हालांकि कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। टीचर्स जितना पढ़ाया रहता है उतना ही पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए कि इस क्लब के माध्यम से महिलाओं ने सरकार से कौन सी मांग की, कौन से अधिकार को मांगा। प्रश्न अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब के माध्यम से महिलाओं ने सरकार से कौन सा अधिकार मांगा। तो लिखिए कि इस क्लब के माध्यम से महिलाओं ने मताधिकार मांगा, मताधिकार मांगा। कि मताधिकार हमें भी दिया जाए, हम भी तो फ्रांस के नागरिक हैं ना, फिर हमें इतना उपेक्षित क्यों देखा जा रहा है, हमें क्यों निष्क्रिय किया गया है? हम भी तो फ्रांस के नागरिक हैं, हम भी तो फ्रांस के क्रांति में हमने भी तो भूमिकाएं निभाई थी, हमारा भी योगदान है, तो हमें भी मत करने का अधिकार दिया जाए। यह मांग महिलाओं ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब के माध्यम से फ्रांस की सरकार से किया। किससे किया? फ्रांस की सरकार से। तो यहां तक क्लियर है? इसके बाद इनकी और मांगे थी, क्योंकि जब 1791 में फ्रांस का संविधान बना
तो महिलाओं को उसमें कुछ नहीं मिला, उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। तो इनकी कुछ और मांगे थी इन्हें कि इस क्लब के माध्यम से महिलाओं ने मताधिकार मांगा। उसके बाद महिलाओं की अन्य मांगे, हेडिंग डाल लीजिए कि महिलाओं की अन्य मांगे, कि इनकी अन्य मांग क्या थी। कि महिलाओं की अन्य मांगों में अगर आप देखा जाए तो इनसे क्या इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा अधिकार मांगा, तो इन्होंने मताधिकार मांगा। सर्वप्रथम यही मांगा था। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या मांगा कि इन्हें असेंबली में चुने जाने का अधिकार मिले। इनकी दूसरी मांग क्या थी? दूसरा मांग यहां पर लिख लीजिए कि इन्हें असेंबली में चुने जाने का अधिकार मिले। कि इन्हें असेंबली में चुने जाने का अधिकार मिले। इनकी आखिरी जो मांग थी वह क्या थी कि राजनैतिक पद इन्हें प्रदान किया जाए। राजनीतिक पदों में राजनीतिक पदों में राजनीतिक पद का अधिकार, कि इन्हें, सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, कि लिख लीजिए कि इन्होंने राजनीतिक पदों की मांग रखी। राजनीतिक पदों की मांग रखी। क्या रखे? कि इन्हें जो था वह राजनीतिक पद भी दिया जाए। तो महिलाओं के जो अधिकार थे उनसे उन्हें वंचित रखा गया था। उन्हें उससे वंचित रखा गया था। और महिलाओं ने क्या किया कि अपने अधिकार को मांगने के लिए कई क्लबों की स्थापना की, जिसमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब बहुत ही मशहूर था। और इसी क्लब के माध्यम से महिलाओं ने सरकार से मताधिकार सर्वप्रथम मांगा। उसके बाद महिलाओं की अन्य जो मांगे थी वह क्या थी कि इन्होंने सर्वप्रथम मताधिकार मांगा। दूसरी मांग क्या थी कि इन्हें असेंबली में चुने जाने का भी अधिकार मिले, मतलब कि इन्हें भी जनता प्रतिनिधि बनने का अधिकार दिया जाए। इनकी यह भी मांग थी कि इन्हें असेंबली में चुने जाने का अधिकार मिले। उसके बाद इन्होंने राजनीतिक पदों की मांग रखी कि हमें राजनीतिक पद भी प्रदान किए जाएं। राजनीतिक पद मतलब विधायक बनाया जाए, सांसद बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। तब ऐसे बहुत से राजनीतिक पद हैं जिनकी मांग इन्होंने रखी। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्या किया कि जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने संविधान में परिवर्तन करके महिलाओं को कुछ अधिकार दिया, लेकिन मताधिकार अब भी नहीं मिला। इनको मताधिकार अब भी नहीं मिला। मत करने का अधिकार इनको कब मिला
तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 1946 में। चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए कौन से प्रावधान किए? अगर आप यहां से प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कौन से कानून लागू किए? कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कौन से कानून लागू किए? तो लिख लीजिए कि क्रांतिकारी, उत्तर में लिखिए कि क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए निम्न उपाय किए। पहला क्या उपाय था? सरकारी विद्यालय की स्थापना की गई। सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ लड़कियों सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया। अभी तक क्या था कि जो कुलीन और पादरी वर्ग की जो महिलाएं या लड़कियां होती थी वही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, लेकिन क्रांतिकारी सरकार ने सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया। स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया। ठीक है, पहला एक काम किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि पिता उनकी मर्जी के बिना उनकी मर्जी के बिना उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। कि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बाध्य नहीं कर सकते थे। दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि शादी को इनको शैक्षिक अधिकार दिया गया तथा तलाक को कानून बना दिया गया। लिख लीजिए कि इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। ठीक है, कि इस कानून में तलाक को जो था वह कानूनी रूप दे दिया गया। यहां तक क्लियर है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से
जो अब तक वंचित किया गया था उन्हें कई अधिकार मिल गए। जी अभी हम व्यस्त हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि महिलाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। लिख लीजिए कि महिलाएं जो थी व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। प्रशिक्षण ले सकती थी तथा प्रशिक्षण ले सकती थी तथा कलाकार बन सकती थी। और छोटे मोटे व्यवसाय भी या कंपनी भी चला सकती थी। तो इतने अधिकार महिलाओं को क्रांतिकारी सरकार ने दिया था। तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो कानून लागू किए उनमें था कि सरकारी विद्यालय की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दिया। कि इस कानून में जो पहला प्रावधान था वह था कि सभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा दिया जाए। उसके बाद पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए उन्हें बाध्य नहीं कर सकते थे। यहाँ शादी के लिए बाध्य नहीं करने का मतलब है कि आप उनकी शादी कहीं भी नहीं कर सकते थे, उनकी मर्जी के खिलाफ। उसके बाद इस कानून में तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया कि आप जब चाहे तब तलाक नहीं दे सकते थे। महिलाएं व्यवसाय प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी और छोटे मोटे कंपनी भी चला सकती थी। तो इतना क्लियर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने पिछले पार्ट में चर्चा किया था कि जो 1793 से 1794 का जो समय था वह क्या था, आतंक युग था। वह आतंक युग था, लेकिन महिलाओं के लिए भी एक आतंक युग था। वह आतंक युग कौन सा था और उसमें महिलाओं के लिए क्या हुआ था, तो इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए लिखा देंगे। कि आतंक राज के दौरान महिलाओं से कौन से अधिकार छीन लिए गए। महिलाओं से कौन से अधिकार छीन लिए गए। अगर आप प्रश्न लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि आतंक राज के दौरान महिलाओं पर कौन कौन से अत्याचार किए गए या महिलाओं से कौन से अधिकार छीन लिए गए। तो आतंक राज के दौरान लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद करने का आदेश दिया। महिलाओं के क्लबों को बंद करने का आदेश दिया तथा
इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर तथा इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। इनको मतलब महिलाओं को गिरफ्तार किया गया तथा इनमें से कुछ को फांसी भी दे दी गई। तो यह घटनाएं घटित हुई थी कि आतंक राज के दौरान सरकार ने महिलाओं के क्लबों को बंद करने का आदेश दे दिया तथा इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इनको गिरफ्तार किया गया और तथा इनमें से कुछ को फांसी भी दे दी गई। तो यह आतंक राज के दौरान महिलाओं पर किए गए अत्याचार थे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न लिख लीजिए कि रूसो ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का उल्लेख किया? तो लिखिए कि रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट का उल्लेख किया। तो इतना क्लियर है कि रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में कि रूसो ने किस पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट का उल्लेख किया। तो रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में एक व्यक्ति एक वोट का उल्लेख किया। इतना क्लियर है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करके और फिर इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। दो तीन प्रश्न और हैं, उस पर हम चर्चा करके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आपके लिए जितना भी महत्वपूर्ण था या इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स थे, हमने उन सारे पॉइंट्स पे बहुत गहराई से चर्चा किया है। कोई भी पॉइंट्स छूटेगा नहीं, आपकी किताब में है या नहीं, लेकिन हमने उन सारे पॉइंट्स पे चर्चा की है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करके इस चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। यह चैप्टर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो इसलिए हम इस चैप्टर पे बड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? फ्रांस में हमने अभी बताया कि 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय कर दिया गया, इनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के विषय में कुछ सोचा और महिलाओं को कुछ अधिकार दिए, लेकिन महिलाओं को अब भी मत का अधिकार नहीं मिला था। तो लिखिए कि फ्रांस में 1791
महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1946 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1946 ईस्वी में मिला। इतना क्लियर है? एक प्रश्न हो गया। कि फ्रांस में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार ने किया था। जैकोबिन सरकार ने किया था। यहीं तक, यही आपका आज इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो हमने फ्रांसीसी क्रांति का जो यह चैप्टर है, इसको हमने बड़ी गहराई से पढ़ा है। बड़ी गहराई से इसका हमने अध्ययन किया है। यहाँ से हमने कोई भी पॉइंट्स, कोई भी तथ्य, कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं हैं। फिर भी अगर कुछ प्रश्न या कुछ तथ्य छूट गए होंगे तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो हमने जैसा कि चर्चा किया कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, किस तरह से फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता आई, उसके बाद फ्रांस में किस तरह से राजतंत्र का अंत हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना हुई, फिर नेपोलियन के उदय के बाद फ्रांस में किस तरह से फिर से प्रजातंत्र का अंत होकर राजतंत्र आया। तो हमने इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो हमने महिलाओं के भी विषय में चर्चा किया कि महिलाएं जो थी फ्रांस में, उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता था। कि फ्रांस में जो संविधान बना था उसमें भी महिलाओं को बहुत अधिकार नहीं मिले थे, उन्हें निष्क्रिय अवस्था में देखा जाता था। उसके बाद क्रांतिकारी सरकार आई। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के विषय में कुछ उपाय किए। फिर 1946 में महिलाओं को मत का अधिकार मिला। ठीक है, उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार ने किया था। तो यहाँ तक था, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग अपने, निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी और बहुत बड़ी संख्या सफलता मिलेगी। अगर आप लोग नियमित अध्ययन करते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम हर चैप्टर को बड़ी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और आप लोगों के बीच उसका पूरा निचोड़ रख रहे हैं। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और हम इस पार्ट के साथ इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद अब हम अगले चैप्टर में आप लोगों के बीच फिर नए तथ्य लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।